न्यूक्लियस। सही है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या इसको दूसरे लफ्जों में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या इसको दूसरे लफ्जों में बता। ये टॉपिक आपके बुक में जो है ना 19 चैप्टर के शुरू में या 20 चैप्टर के शुरू में देखिएगा, थोड़ा सा वर्डिंग में लिखा हुआ है। उसने कहा कि रेडियस जो है वो एटॉमिक मास की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सारी बातें उसने बताई हुई। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को आपको समझाता हूँ क्या रदरफोर्ड ने बताया था। आप सबको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल को लिया था। ये न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल इसने न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कराया। तो जब अल्फा पार्टिकल हो गया बेटा, अच्छा चलो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सही है, तो ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। ओके सही है, सही है बच्चों। हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 17 और इसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे द वेव नेचर ऑफ particles, the wave nature of particle and de Broglie wavelength। सही है स्टूडेंट, ये चैप्टर 17 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टॉपिक है चैप्टर 17 में, हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कहते हैं या डी ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं, एक ही बात है। तो मैं स्टूडेंट्स ये कहना चाहूंगा कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ, बेसिकली डी ब्रॉय ने ये कहा कि कोई पार्टिकल जब मूव करता है, मतलब एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, वो जब मूविंग कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में उसके साथ क्या होता है, एक वेव चल रहे होते हैं। मतलब जब भी कोई पार्टिकल चलता है तो उसके साथ एक वेव चलता है। मतलब उसके दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल होता है, उसके साथ एक वेव भी साथ साथ चल रहा होता है। तो उस वेव को डी ब्रॉय वेव का नाम दिया। बेसिकली स्टूडेंट जो डी ब्रॉय वेव होते हैं, जो डी ब्रॉय वेव होते हैं स्टूडेंट, इसको हम मैटर वेव कहते हैं। क्योंकि जो डी ब्रॉय वेव होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं होते, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं होता। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं होता? क्योंकि डी ब्रॉय वेव को हमने देखा कि ये स्पीड ऑफ लाइट से नहीं मूव कर सकता था। ये जो है स्टूडेंट 3×10⁸ इसकी स्पीड नहीं होती, इससे कम स्पीड इसकी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डी ब्रॉय वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्यों? क्योंकि डी ब्रॉय वेव की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि जो डी ब्रॉय वेव होता था वो मैकेनिकल वेव भी नहीं होते हैं। आप सब मैकेनिकल सही है, मैकेनिकल, ये आपके पास मैकेनिकल वेव भी नहीं होता है। मैकेनिकल वेव वो होता है जो मीडियम की जरूरत होती है। मतलब जो मैकेनिकल वेव होता है बेटा, उसको क्या होता है कि किसी जगह से मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो हमारे पास डी ब्रॉय वेव होते हैं उसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो वैक्यूम से पास होता है। ये वैक्यूम से भी पास होते हैं, तो हम इसलिए इसको मैटर वेव कहते हैं। ये मैटर वेव होता है जो कि ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में शामिल है और ना ही स्टूडेंट मैकेनिकल वेव में शामिल है। मैकेनिकल वेव के आप दो टाइप पढ़ते हैं, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब हमें ये भी समझ में आ गया कि हम डी ब्रॉय वेव को ना तो ट्रांसफर वेव कह सकते हैं और ना ही लॉन्गिट्यूडनल वेव कह सकते हैं, मतलब मैकेनिकल वेव भी नहीं कह सकते। तो फिर से मैं एक दफा बताना चाहूंगा, जो डी ब्रॉय वेव है इसे मैटर वेव कहते हैं, जो वैक्यूम से पास करता है। तो ये मैटर वेव
कहाँ से पास करते हैं स्टूडेंट? वैक्यूम से। तो मैंने कहा डी ब्राय वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि डी ब्राय वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। डी ब्राय वेव को हम मैकेनिकल वेव में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उससे मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। दूसरी बात, डी ब्राय ने कहा, डी ब्राय के हवाले से स्टूडेंट क्या पॉइंट है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं इस पे डी ब्राय एप्लीकेबल होता है। मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उस पे डी ब्राय एप्लीकेबल होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर डी ब्राय वेव नहीं होगा। सही है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहां पे डी ब्राय कैंसिल हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली डी ब्राय ने ये कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होता है तो उसके दो नेचर होते हैं। उसके दो नेचर होते हैं। क्या भाई? एक नेचर आपके पास ये होता है कि वो वेव, एक नेचर हमारे पास, एक नेचर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? वेव। और एक उसका पार्टिकल नेचर होता है। दो नेचर होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो सिर्फ उसका एक ही नेचर होता है। कौन वाला? सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है, वेव का कोई नेचर नहीं होता। ये डी ब्राय ने कहा कि जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होते हैं तो उस कंडीशन में उसके पास दो नेचर होते हैं। एक उसका अपना पार्टिकल जो मटेरियल है और दूसरा उसके साथ एक वेव चल रहा होता है। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब भी मूव करता है तो अपने साथ एक लैम्डा को, एक वेवलेंथ को लेकर चल रहा होता है। तो इसलिए कहा गया कि डी ब्राय वेव जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही एप्लीकेबल होते हैं। जो स्टूडेंट रेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर डी ब्राय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होता है। सही है? तो मेरे ख्याल से ये कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। डी ब्राय ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बताया। डी ब्राय ने अपनी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, ये प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम का फॉर्मूला बताया। लैम्डा बराबर होता है प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन एच इज प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। सही है? और पी आपके पास क्या है? मोमेंटम है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इसी फॉर्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं बच्चों। आप खुद देखें यहां पे कि ये प्लांक्स कांस्टेंट, ये वेलोसिटी, ये मास। तो अगर लैम्डा और मास का मैं आपसे रिलेशन पूछूं तो आप कहेंगे सर ये इनवर्स का रिलेशन रखता है। ये रिलेशन रखता है स्टूडेंट कि मास और लैम्डा एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा, लेकिन जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। इनवर्स का रिलेशन है। अब मैं आपसे कुछ पॉइंट पूछता हूं। पहला पॉइंट, आप सबको पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होते हैं मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होते हैं मास ऑफ प्रोटॉन से। तो मतलब हमें ये बात समझ में आ गया कि अल्फा का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन के मास से। अब मुझे बताओ कि अल्फा और प्रोटॉन में कौन ज्यादा वेव नेचर होगा? अल्फा और प्रोटॉन में कौन ज्यादा वेव नेचर होगा? ओके स्टूडेंट, प्रोटॉन ज्यादा वेव नेचर होगा। आप सब प्रोटॉन कह रहे हैं, सही है, राइट आंसर। क्योंकि देखो प्रोटॉन का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होगा वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा मुकाबले में वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल के। एक सवाल मेरा आपका आपसे और पूछता हूं मैं स्टूडेंट कि देखें, हम सबको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये रिलेशन होता है। तो आप सबको समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है मुकाबले में। भाई ये सब न्यूमेरिकल बना के हम जो निकालते हैं वो हमको डायरेक्ट रिलेशन पता चल रहा है। देखो आप सबको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। सही है? तो अब मैं आपसे पूछूं कि वेवलेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन ज्यादा वेव नेचर होगा,
कौन ज्यादा वेव नेचर होगा? आंसर बताएं, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? वेरी गुड बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी मुकाबले में प्रोटॉन के। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन से। अब मैं स्टूडेंट एक और सवाल आपसे पूछता हूं। हम सबको पता है कि मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो होते हैं वो ट्वाइस होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, डबल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन से डबल कौन है? ड्यूट्रॉन। तो हमें पता है कि ड्यूट्रॉन का मास ज्यादा है प्रोटॉन के मास से। लैम्डा बताइएगा किसका ज्यादा होगा जी? लैम्डा बताएं इन दोनों में जी। प्रोटॉन का जो वेवलेंथ होगा वो ग्रेटर होगा ड्यूट्रॉन के वेवलेंथ से। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, अगर इन चारों को कंबाइन कर लें, देखें आप सबको समझ में आ रहा है कि अल्फा का मास सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर में ड्यूट्रॉन है और थर्ड नंबर पे प्रोटॉन है, और प्रोटॉन से कम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आप खुद देख लेना कि भाई ये 4 टाइम्स है, वो 2 टाइम्स है, और प्रोटॉन से ये 1836 है। तो सबसे ज्यादा मास किसका है? अल्फा का। जैसा सवाल बादुकाल बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ अल्फा, से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मैक्सिमम डी ब्राय वेवलेंथ अल्फा, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि सबसे लाइट पार्टिकल, सबसे कम मास रखने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा लैम्डा कौन रखेगा? सबसे ज्यादा डी ब्राय वेवलेंथ कौन रखेगा? जी बच्चों बताएं, कौन रखेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं इनकी वेवलेंथ का सीक्वेंस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा बताएं? आप लिख दें ईपीडी करके लिख ले, मैं समझ जाऊंगा। लैम्डा की सीक्वेंस लिखकर बताएं मुझे क्या होगा इसमें। लैम्डा बताएं इन चारों के साथ कि सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होगा, सीक्वेंस बना के लिखें जैसे मैंने मास लिखा है। ओके वेरी गुड। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, फिर लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन, और सबसे कम लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिए यहाँ पे तो एक तो रिलेशन से बन सकता है सवाल, एक यहाँ पे कैसे बन सकता है स्टूडेंट कि मैं बोलूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। ऑप्शन में ये 4 नाम मैं दे दूं तो आपको समझ में आया। मिनिमम वेवलेंथ अल्फा की होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि जो सबसे कम मास रखेगा वो सबसे ज्यादा लैम्डा रखेगा, जो सबसे ज्यादा मास रखेगा वो सबसे कम लैम्डा रखेगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक दफा फिर से मैं यहां से बताऊंगा, द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं मूव करते हैं। जो डी ब्रॉय वेव होता है वो मैकेनिकल वेव भी नहीं होते हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए मीडियम नीड होता है। इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम से ही पास होता है। तो इस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। तो डी ब्रॉय ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस कंडीशन में उसके 2 नेचर होते हैं, एक पार्टिकल और एक वेव। मतलब जो भी पार्टिकल चलता है तो वो अपने साथ एक वेव को लेके चलता है। तो इसलिए डी ब्रॉय वेव को मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वहां पे डी ब्रॉय वेवलेंथ एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में जब वो रेस्ट में है तो उसका वेव नेचर ही नहीं होगा, सिर्फ पार्टिकल होगा। तो हम लैम्डा क्यों डिटरमाइन करेंगे? फिर मैंने यहाँ पे कहा कि इसने बताया कि प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम के बराबर होते हैं, मोमेंटम mv के बराबर है। तो आपको समझ में आ गया कि लैम्डा और मास के एक दूसरे के इनवर्स है। तो इस रिलेशन से हमने यहाँ पे सवाल बना लिए। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। आप बुक अपने पास रखिएगा, बुक की एग्जाम्पल पहले सॉल्व करवाऊंगा। जी बेटा, आप में से किसी ने पूछा है कि सर साउंड और लाइट क्या डी ब्रॉय वेवलेंथ होते हैं? नहीं, मैकेनिकल वेव में आते हैं ये। बेटा बस जो बोर्ड में लिखा है वही काम कराया है, कुछ भी नहीं कराया है। स्टार्ट में जो बोर्ड पे है बस यही हमने पढ़ा है। मैकेनिकल वेव वो होते हैं जो मीडियम से, जिनको मीडियम नीड होती है,
फ्लो होने के लिए। और फिर मैंने लिखा है कि मूविंग ऑब्जेक्ट पे डी ब्राय वेवलेंथ एप्लीकेबल होते हैं और रेस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे इसमें बताया कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम मास है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फिर उसके बाद इसका है, फिर उसके बाद इसका है, फिर ये इनवर्स का रिलेशन है बेटा, इसको लिखा है। हो गया डन ये? नहीं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्पीड ऑफ लाइट की जरूरत होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर डी ब्राय का वेवलेंथ नहीं होता, इसलिए वो नहीं होते, बस ये बात याद रखिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आप कह रहे हैं कि डेली लाइफ में डी ब्राय की, जैसे मैं चलूंगा तो मेरे साथ भी एक वेव चलेगा, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ ना, वेव के साथ चल रहा है, उसका जो शॉकर लगा हुआ है ना वो यूं यूं मूव करता है। अगर एक गाड़ी को बिल्कुल फिक्स बनाए, उसका टायर बिल्कुल फिक्स कर दें, मतलब एक आप कार बनाएं और उसका टायर बिल्कुल फिक्स कर दें, सही है, अगर उसका शॉकर नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा, ये चल ही नहीं सकता भाई। ये जब गाड़ी चल रहा होता है ना तो ये यूं चल रहे होते हैं वेव की तरह, सही है, गाड़ी ये वेव की तरह चल रहा होता है, वरना चल ही नहीं सकता वो। आप जो ड्राइवर बैठा हुआ ना वो ब्रेक लगाएगा वो बाहर बाहर गिर रहा होगा, सही है। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, चाहे वो थोड़ा लैम्डा रखे, मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेवलेंथ होता है, सही है। बहरहाल स्टूडेंट हम टॉपिक में रहते हैं, सही है, टॉपिक से बाहर जाके बात करने की कोई फायदा नहीं है। जो फिजिक्स से एमसीक्यूज बनेंगे हम उसी तक रहते हैं। बच्चों ये देखिएगा, मैं इसकी कैलकुलेशन कराऊंगा पेज नंबर 258। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त स्टूडेंट बुक आप अपने साथ रखिएगा, पेज नंबर 258। पेज नंबर 258 देखें। पेज नंबर 258 में 17.10 एक एग्जाम्पल है। बच्चों आप बुक निकाल लें, पेज नंबर 258 के ऊपर एक एग्जाम्पल है 17.10। कह रहे हैं व्हाट विल बी डी ब्रॉय वेवलेंथ, what will be de Broglie wavelength when the mass 3 kilogram moving with velocity 100 मीटर पर सेकेंड। एक 3 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, उसका डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगा, सही है। 3 kg का स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और वो स्टूडेंट इस कंडीशन में प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34 होते हैं। मास आपके पास क्या है 3 किलोग्राम और वेलोसिटी कितना है 100। आप 3 से इसको डिवाइड कर लें, 2.21 हो जाएगा भाई, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये तो 2.21 हो जाएंगे। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 100 है ये 10 की पावर +2 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10 टू दी पावर 36 हो जाएगा भाई। देखिए ये 100 10 की पावर +2 होता है, ऊपर जाके -2 होगा, तो -2 और -34 कितना होगा, ये आंसर है। ये बुक की एग्जांपल है, इसमें कह रहे थे व्हाट विल बी डी ब्रॉय वेवलेंथ, सही है, व्हेन द सही है। देखिए स्टूडेंट ये आपके पास डी ब्रॉय वेवलेंथ है, सही है बच्चों। 17.10 ये बुक की एग्जांपल है, हम तमाम एग्जांपल करेंगे बुक की, और भी मैं आपको इसमें बताता हूं। इस चैप्टर में स्टूडेंट मैं तमाम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके कैलकुलेशन भी समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इस चैप्टर के अंदर काफी हम कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन 10 टू दी पावर वगैरह में होता है, उसको आसान करेंगे। देखें एक और स्टूडेंट सवाल है पेज नंबर स्टूडेंट 271 के ऊपर, देखिएगा पहले एक सवाल। एक एग्जाम्पल जो 11 है वो भी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले आप पेज नंबर 271 पे एक प्रॉब्लम है 17.17, ये प्रॉब्लम का सवाल है 17.17। ये वाला सवाल स्टूडेंट एनटीएस के पेपर में आया था, सही है। 17.17 की बात करते हैं, इसमें भी कह रहे हैं व्हाट विल बी डी ब्रॉय वेवलेंथ, हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना, जबकि मास आपको बता रहे हैं 0.01 किलोग्राम और वेलोसिटी बता रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। बन जाएगा, बहुत आसान है।
देखो ये बन जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो लैम्डा निकालना है आपने, h अपॉन mv, h अपॉन mv होगा, सही है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 10 की पावर -34, नीचे 0.01 और इंटू 10। तो आप सबको पता है बच्चों कि देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 0 पॉइंट इंटू 10, ये से कैंसिल होगा और ये बन जाएगा 0.1, और 0.1 10 की पावर क्या होता है, -1 होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 0.1 है वो 10 की पावर -1 है, जो 0.01 होता है वो 10 की पावर -2। अगर 201 होगा तो 10 की पावर, तो इस तरीके से अगर 3 0 हो जाए 1 तो ये 10 की पावर -4। इस टाइप की चीजें हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है ये दोनों मिलकर क्या बनाया, 10 टू दी पावर -1 बना रहा है। मतलब ये आपके पास 6.63 10 की पावर -34 और नीचे 10 टू दी पावर -1 है। ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो 6.63 10 की पावर -33 हो जाएगा मीटर। भाई प्लस का होगा ना तो -33 में प्लस का 4 करो तो कितना बचेगा, ये वैल्यू बचेंगे स्टूडेंट, नोट कीजिएगा ऐसे। अभी मैं इसमें और बातें बताता हूं, नोट करें जल्दी, नोट कर ले तो फिर डन कीजिएगा, फिर आगे चलूंगा। जल्दी बच्चों इसको भी नोट कर लें, और बातें बताता हूं इसी डी ब्राय वेवलेंथ के हवाले से, और भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। देखें ये देखो, देखिए स्टूडेंट डी ब्राय ने जो फॉर्मूला बनाया था वो ये था। फिर से मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, सुनिएगा। डी ब्राय ने जो वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाया था वो प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, एक तो आपने ये पढ़ा था, और एक मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है, √2me। जी 7 में मोमेंटम का ये फॉर्मूला पढ़ा था, 2 मास मल्टीप्लाई बाय एनर्जी, चैप्टर नंबर 7 वर्क एनर्जी पावर में, ये भी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जी बच्चों। ओके सही है, तो ये भी पढ़ा। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैलकुलेशन रिपीट कर दें। कैलकुलेशन में बेटा आप खुद देखो, अगर आप ये 0.0001 को 10 की पावर -2 लिख सकते हो, और 10 तो भाई इसकी पावर कुछ नहीं तो +1 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे 10 की पावर -1 आएगा, तो मैं नीचे 10 की पावर -1 लिख लिया। वो ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 होगा, तो प्लस का 1 -34 में +1 करो कितना बचेगा, -33, और ये तो ऐसे ही रहेगा। हो गया ये रिपीट। अच्छा ये देखें, तो बच्चों में ये कहना चाहूंगा कि यहां पे हमारा पहला फॉर्मूला जो बनेगा उसको इसमें पुट करने पे h अपॉन mv, ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई करते हैं जब गिवन में मास और वेलोसिटी दिया होता है। जैसे कि अभी भी हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उन दोनों न्यूमेरिकल में आप सब ने देखा कि क्या गिवन था, मास और वेलोसिटी गिवन था, सही है। इसी तरीके से अगर मैं इस चीज को उठाकर इसकी जगह रख दूं तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा, h अपॉन √2me। तो ये फॉर्मूला भी डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालने का है, लेकिन इस कंडीशन में एनर्जी गिवन होनी चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन में एनर्जी गिवन है तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, सही है। इसी तरीके से बच्चों हम सबको पता है, मैंने आपको चैप्टर 12 में पढ़ाया था, एनर्जी बराबर होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई चार्ज के। मैंने ये एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था, सही है। तो अगर हम तीसरा फॉर्मूला बनाना चाहें तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला यूं भी बन जाता है, वोल्टेज चार्ज, ये भी एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को उस वक्त अप्लाई करते हैं जब वोल्टेज गिवन होगा या
पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से सवाल सॉल्व करेंगे। अब सुनिएगा, थोड़ा सा इन बातों को और क्लियर करता हूं। मैं स्टूडेंट ये कहना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन में सिवाय वोल्टेज के, ये वोल्टेज के और लैम्डा के, बाकी सब कांस्टेंट है। आप खुद देखो, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है क्या? हर बार चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। मतलब मैं इसमें वोल्टेज और लैम्डा को छोड़ के लिख रहा हूं 2me। भाई ये प्लांक्स कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा ये रहेगा। 2b एक कांस्टेंट नंबर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर, भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे? नहीं। चार्ज चेंज होगा 1.6 10 की पावर -19, सही है। 1.6 10 की पावर -19 नहीं चेंज होगा, तो ये 12.8 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर है। एमस्ट्रॉन्ग 10 की पावर -10 है। मतलब मैंने कैलकुलेट कर लिया इन सबको। मैंने क्या किया बेटा, इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेशन कर ली, सही है। जो प्लांक्स कांस्टेंट, 2, मास, चार्ज, इन सबको कैलकुलेट करके अपना शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया। भाई वोल्टेज से आप अगर लैम्डा निकालना चाह रहे हो तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकोगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो हम इस फॉर्मूले की जगह पे जो फॉर्मूला याद रखेंगे वो फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा। तीसरे फॉर्मूले की सब्स्टिट्यूशन में जो फॉर्मूला आप याद रखिएगा वो 12.8 एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 की पावर -10 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट वोल्टेज। ये हमारा बन गया स्टूडेंट, सही है। ये आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनकर आया। अब मैं इससे सवाल भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। बच्चों देखिएगा, मैंने क्या कहा कि बच्चों देखो, हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे एग्जाम में, तो हमने कांस्टेंट वैल्यूज जो होती हैं, प्लांक्स कांस्टेंट कभी भी नहीं चेंज होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं चेंज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं चेंज होगा। चेंज सिर्फ क्या होगा, वोल्टेज और लैम्डा। वोल्टेज चेंज करो लैम्डा चेंज, वोल्टेज चेंज करो लैम्डा चेंज। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर, मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, 271 के ऊपर आए। एक सवाल बुक का सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, फिर आपको दिखेगा कि हमने इस फॉर्मूले से किस तरीके से। एक प्रॉब्लम है 17.15 जिसमें बच्चों वोल्टेज गिवन दिया हुआ है 10,000 वोल्ट। कह रहे हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ बता दें, और वोल्टेज आपके पास कितना है, 10,000 है। 10,000 वोल्ट दिया हुआ है, सही है। और कह रहे हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ बता दें। देख लो बच्चों, सवाल जल्दी पढ़ लें। ये 17.15 है, प्रॉब्लम पेज नंबर 271 पे आपको दिख रहा होगा कि इस कंडीशन में आपके पास ये सवाल यूं, भाई ये 12.8 एमस्ट्रॉन्ग को मैं 10 की पावर -10 लिख रहा हूं, और नीचे वोल्टेज की जगह पे आपने 10,000 लिख लिया, वोल्टेज की जगह पे 10,000 लिख लिया, सही है। 12.8 10 की पावर -10 और इसको रूट निकाला तो वो क्या होगा, 100। 10,000 में देखें, 2 जीरो में से 1 जीरो आएगा, 2 जीरो में से 1 जीरो और 1 का रूट हुआ तो 100 आ जाएगा। आप 100 से 12.8 को डिवाइड करें तो 100 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.128 आएगा। और 10 की पावर, बेसिकली आप 12.8 को डिवाइड बाय अगर 100 लेंगे, तो मैंने आपको पॉइंट बनाने का डिजाइन मेथड बताया था। मार्कर को 2 पे रखा और 2 0 1 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया 0.12, सही है। 8 10 की पावर -10। अब अगर आप पॉइंट को उठाकर एक अदद के बाद ले जाए, सही है, तो एक अदद के बाद में तो माइनस का 1 वहां पे बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम पॉइंट को राइट साइड पे, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पॉइंट को जब भी राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, जितने अदद के बाद उतना माइनस में, उतनी वैल्यू माइनस में बढ़ेंगी, और अगर लेफ्ट में लेकर आते हैं तो पावर पॉजिटिव होता है। तो अभी ये यहां से उठ के राइट पे जा रहा है, एक अदद के बाद जा रहा है, एक बढ़ गया वहां पे, तो कितना होगा 1.28 10 की पावर -11 मीटर। अगर कोई इस सवाल को जैसे आपने थ्योरी क्लासेस में इससे बनाया था, तो भाई जाहिर सी बात है एनटीएस का एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होगा स्टूडेंट, इतना टफ कैलकुलेशन है। तो इसलिए मैंने ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है जिससे आप इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। नोट कीजिएगा, मैं एक दफा फिर से रिपीट करूंगा, नोट करें, जल्दी नोट करें। अभी इस पे और बातें बताऊंगा, इसी फॉर्मूले पे और बातें बताऊंगा, नोट करें आप।
बेटा अभी मैं इसकी तफसील बता रहा हूं। एमस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 होते हैं। एमस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 होते हैं। आप एमस्ट्रॉन्ग नहीं लिखे। मैं स्क्वायर रूट भी अभी आज ही की क्लास में बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। इंशाल्लाह स्क्वायर रूट भी पता चलेगा। जी बेटा क्वेश्चन पूछें। अभी बेटा मैं इसका डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इसका डिटेल बता दूं। अभी मैंने इसकी डिटेल नहीं बताई है ना, अभी मैं इसका और डिटेल पे जाऊंगा। सही, अभी तो मैंने एक सवाल सॉल्व किया है आपके सामने। अब आप बच्चों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इससे। मैंने ये कहा कि देखो इस चीज को आपने हटा दिया, ये सारे कांस्टेंट है उसको हमने कैलकुलेट कर एमस्ट्रॉन्ग लिखा है, आप एमस्ट्रॉन्ग नहीं लिखे। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये वैल्यू आपको ये मिलेगा। -10 को मैंने एमस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, आप -10 लिखे। मैंने इसको क्या किया, जैसे ही एमस्ट्रॉन्ग हटाया 10⁻10 और वोल्टेज की जगह पे ये रख दिया। इसका रूट 100 आ गया, इससे जब इसको डिवाइड किया ये 0.128 आए, इसको पॉइंट को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, मैं इस टॉपिक को और इसी फॉर्मूले को और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा। सही है, मैं इसको डिटेल में जाकर और एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, इसको और समझाना चाहता हूँ। सही है कि ये क्या चीज है। सही है, तो मैं ये मिटाऊंगा थोड़ा सा, इस एग्जाम्पल को मैं मिटाऊंगा, इसको मैं मिटाऊंगा। अब सुने, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास के लिहाज से ये मैंने कैलकुलेशन की और सवाल में भी इलेक्ट्रॉन की बात थी। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो तो उसका मास चेंज होगा। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मास आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, मैंने इस चीज को और इसकी बात हो, मैंने फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अलग कर दिया। देखें, जब इलेक्ट्रॉन की बात हो और एनर्जी के लिए बात की जाए, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना जरूरी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला, इसका शॉर्टकट क्या होगा, 12.8 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय एनर्जी। और वेवलेंथ के वोल्टेज का भी वही फॉर्मूला होगा। सही है, वोल्टेज वोल्ट में होगा यूनिट, तो इसका फॉर्मूला भी 12.8 एमस्ट्रॉन्ग अंडर रूट वोल्टेज। देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला भी लिख दिया। और कोई कहता है कि सर अगर एनर्जी की कैलकुलेशन करनी हो तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सेम वैल्यूज, एक ही फॉर्मूला है, दोनों एक ही चीज है, आप करें दुनिया भर की किताबों से सवाल लेकर आए, मेरे शॉर्टकट फॉर्मूला 100% रिजल्ट निकालेगा। आप लॉन्ग सॉल्यूशन में जाके निकालिएगा आंसर, और शॉर्टकट से निकालिएगा आंसर 100% होगा, इसकी गारंटी है स्टूडेंट। सही है। अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। सही, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखूंगा। आप सबको पता है कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल टू होता है, मतलब इक्वल टू ही हम लेते हैं। तो उस कंडीशन में लैम्डा अगर एनर्जी के लिहाज से निकालना हो तो 0.3 एमस्ट्रॉन्ग अंडर रूट एनर्जी। एमस्ट्रॉन्ग बेटा सिर्फ 10⁻⁻10 को एक्सप्लेन कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से 0.3 एमस्ट्रॉन्ग अंडर रूट वोल्टेज। अब आपके पास ये कहानी बन गया, पूरी कहानी बन गई कि अब इलेक्ट्रॉन से आए, प्रोटॉन से आए, न्यूट्रॉन से आए, तमाम बातें क्लियर हो गई। माइक इनका ऑन कर दीजिएगा। सही है बेटा। अब मैं इसमें एक सवाल बुक की एग्जाम्पल करेंगे। 17 पॉइंट कर दे, 17 पॉइंट। राजस्थान जी बेटा बोलो। 17.10, अच्छा 15 बोलो। हाँ हाँ हाँ। जी, बना सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ यू बना लें। ये देखो, इसको ऊपर ले जाओ। सही है, तो वो पहले से -10 है, तो ये माइनस का प्लस का 2 है, तो ऊपर जाके -2 होगा। बेटा -2 होगा ना। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा जी, -12 हो जाएंगे।
इसको एक यहाँ ले आओ, जब इधर लेफ्ट पे ला रहे हैं तो एक वहां पे प्लस करेंगे तो फिर 11 आएगा जी। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, सही है, ऐसे भी कर सकते हो बेटा। आप में से जो इस तरीके से करना चाहते हैं यूं भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, हो गया सवाल क्लियर? ओके, सही, ओके, थैंक यू। सही है बेटा, मैं एक सवाल बुक में से पेज नंबर 258 पे एक एग्जाम्पल है, देखिएगा। 2.06 को 610 की पावर -2 भी तो लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई न्यूट्रॉन की बात है, यहां पे आ गए। न्यूट्रॉन से एनर्जी निकालना ये फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रॉन से निकालना हो तो ये वाला लगा लेते हैं। तो अभी हमारे पास न्यूट्रॉन के लिहाज से 0.3 एमस्ट्रॉन्ग है। भाई ये 0.3 एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 10 की पावर -10, और अंडर रूट एनर्जी की जगह पर, इस एनर्जी की जगह पर हम क्या वैल्यू रखेंगे? 610 टू द पावर -2। यहां तक तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि रूट कैसे निकालें। पहले वाला नंबर तो बहुत आसान था, आपने रूट से निकाल लिया था। मैंने पहले भी स्टूडेंट कुछ बातें आपको बताई थी कि जब भी किसी नंबर का रूट निकालना हो तो उसके आगे परफेक्ट स्क्वायर को देख लो और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर को देख ले। जैसे हमें 6 का रूट निकालना है, सही, ये तो 10 की पावर है ना, उसका आधा निकल जाएगा। अगर आप 6 का रूट निकाल रहे हैं तो उससे पहले 4 है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 2 बन रहा है, और उसके आगे 9 है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 3 बन रहा है। तो हमें इतना समझ में आएगा कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ है। अगर आप अंदाज से 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लो तो फिर भी आंसर आ जाता है, अप्रॉक्स आंसर आता है, तकरीबन बराबर आता है, फिर भी बन सकता है। लेकिन आप रियल वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो आपको डिफरेंसेस याद रखना है कि यहां से जो डिफरेंस है इसमें हर नंबर के दरम्यान 2 का डिफरेंस है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अंडर रूट 5 बताएं तो ये 2.2 होगा, भाई 2.2। अगर मैं कहूं अंडर रूट 6 बताए तो 2.4 होगा, 2 का इजाफा हो जाएगा। अगर मैं 7 का पूछूं, 7 का बताओ, आप लोग जल्दी मैसेज करो, 7 का कितना होगा? अंडर रूट 7 बताओ जी बच्चों, अंडर रूट 7 बताओ जी। वेरी गुड, 2.6 कह रहे हैं आप लोग, वेरी गुड बच्चों, सही है। तो ये आएगा 2.6। अंडर रूट 8 2.8 हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास रूट निकलता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि ये 0.3 और ये 10 की पावर -10, नीचे क्या लिखा 2.4, और इसका रूट निकालेंगे तो 10 की पावर -1, आधा। अब आप कहेंगे सर ऑड पावर होगा तो उसका आधा कैसे होगा? 2 तो इवन नंबर है, उसका आधा 1 हो गया। माइनस में हो प्लस में हो, आप आधा निकालेंगे पावर। जो ये प्लस का 2 है तो इसका 1 प्लस का निकल जाता, माइनस का 2 है तो माइनस का 1 निकल गया, मतलब हाफ करेंगे। अब कोई कहता है सर फर्ज कर लें कि रूट के अंदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया -19, सही है। अब मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों, ये देखें कि इस कंडीशन में इसको आप 16 बना लें, मतलब एक पॉइंट आगे करें और उधर एक बढ़ा दें। 16 का रूट 4 आएगा और 20 का आधा कितना आएगा? आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर रूट निकाल के देखें, यही आ रहा होगा बच्चों। पॉइंट से पॉइंट बैलेंस हो गया, पॉइंट के बाद एक अदद है, पॉइंट के बाद एक अदद है, पॉइंट से पॉइंट बैलेंस हो गया। ऊपर 3 नीचे 24। भाई इसको अगर मैं सॉल्व कराऊं बेटा तो देखो ऊपर क्या हो गया 3 और नीचे हो गया 24, पॉइंट से पॉइंट बैलेंस। इसको ऊपर ले जाओ, -1 ऊपर जाके प्लस का 1 होगा तो 10 टू दी पावर -9 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अगर 1/8 को आप सॉल्व करोगे तो मतलब 8 से आप डिवाइड कर रहे हो 1 को, तो 8 यहां पे पॉइंट लगाकर 0 ले लिया, 8 1 जा 8, 2 बच गया। फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाया, 8 2 जा, सही है 16। ये 4 फर्दर चलता रहेगा। तो ये डेसिमल कितना आ रहा है 0.12 10 की पावर -9। बेटा अगर पॉइंट को आप यहां पे ले जाओ तो कितना हो जाएगा 1.2 10 की पावर -10 मीटर। आप आंसर देखे, आपकी बुक में यही आंसर है, यहाँ पे यूं लिखा हुआ 1.8, तो 8 राउंड करोगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा ना, -10। एक ही बात है स्टूडेंट, ये आंसर आपके पास है इस तरीके से। तो
तो ये आंसर हो गया। अब मैं स्टूडेंट इसमें आपको एक दफा रिपीट करूंगा इस कैलकुलेशन को, फिर उसके बाद जिनका जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। सही है, अगर आप हैंड रेज कर दें तो मैं माइक भी अनम्यूट कर दूंगा। सही है बेटा, इस चैप्टर में मैं मेरी कोशिश होगी पूरी कैलकुलेशन आपको एक एक कैलकुलेशन बुक के प्रॉब्लम्स वगैरह को कराते हुए मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम चीजें आपको कवर कर दूं, मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो भी करवा दूं, और इस तरीके से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन समझें इस चैप्टर में। सही है, जो मुझसे बात करना चाहते हैं मैं से एक रिपीट करूंगा मैं एक दफा, अगर कोई उससे बात करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर दीजिएगा, माइक आपका अनम्यूट कर देंगे, इनसे बात कराएं। बात करें जी बेटा। मुझे इस चैप्टर की क्वेरी नहीं है, मुझे इससे पहले वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। कैन आई आस्क दैट? आप बोल दें, पूछ लें। सर बोले। पेज नंबर 324 पे एक लाइन लिखी हुई है, वी सी दैट अ ब्रीडर रिएक्टर डजंट क्रिएट मटेरियल कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग फिजन but it simply converts the unusable most abundant isotope uranium 23892 into fissionable isotope। पहले ये कह रहे हैं कि कोई फिजनेबल मटेरियल नहीं बन रहा और फिर कह रहे बन रहा है, ये बात समझ नहीं आई। देखिए, अगर एक फिजनेबल मटेरियल नहीं है तो उसको हम फिजनेबल बना सकते हैं, एबल कर सकते हैं। सही है, अगर आप ये लाइन मुझे वैसे तो इतनी तेजी में आपने पढ़ा तो सारा कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे बुक में जो लाइन है ना उसको मार्क करके मैसेंजर पे भेजे, मैं आंसर दे दूंगा। टाइम लगता है, मुझे मैसेंजर पे समझ नहीं आता, जब मैं आपसे पूछती हूँ ना उसके आप इतने दिन बाद आंसर आता है कि मुझे वो फिर क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट ही हिल जाता है, अलग हो जाता है, तो फिर अच्छा मुझे इस तरह समझ नहीं बेसिकली आता। देखो, होता ये है कि मैं एक से जाहिर सी बात अभी मेरे पे बुक नहीं है सामने, अगर होता तो मैं उस लाइन को देख मैं लेता। आपको आराम आराम से रीड करके बता दूं? क्या क्या बता दूं? स्लोली रीड कर दूं इस चीज को? बेसिकली स्टूडेंट मैं आप मैसेंजर पे भेज दें, मैं उसको बेसिकली होता है कि एक आध दिन लग जाता है। क्यों लगता है कि मेरे पास पहले से तकरीबन 50 होते हैं, 100 होते हैं, पहले उसको कवर करता हूँ फिर आगे जाता हूँ, फिर उसको कवर करता हूँ आगे जाता हूँ, रोजाना 100 200 लोगों को हम रिप्लाई दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता एक दो बच्चे तो जी होगा सर। बेटा। सही, अभी मेरे पास बुक होता ना तो मैं आपको साथ जी साथ बता देता, मैं लाइन सुना तो निकल गया। देखिए, फिजनेबल बनाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा था यूरेनियम को कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं, उसको कंसंट्रेटेड किया होगा जिस कंडीशन में वो फिजनेबल हो गया होगा। सही है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, 312 पे लिखा हुआ है कि ना द रेट ऑफ देखो रेडिएशन। बेटा, जी मेरे बच्चे, आप मेरी ओके बात, ओके, फिर मैं मैसेंजर पे आपको सारे सेंड कर दूंगी। हाँ यही मुझे तरीकाकार होता है। लेकिन सर आप प्लीज रिप्लाई मुझे जल्दी इस कर टॉपिक दीजिए से क्योंकि बच्चे फिर। सवाल करना चाह रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 बच्चे यहाँ पे हैं जिनको मैं ओके रिप्लाई ओके। देना चाहूंगा। सही है ना? ओके, बताएं जी बेटा, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। आसाम जी, बोलें। सर अभी जो आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी उसमें आपने प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय √2 m e लिया था, मतलब चार्ज भी लिया था, लेकिन एनर्जी के फॉर्मूला में तो चार्ज नहीं है। एनर्जी में चार्ज आपने कहा नहीं है ना बेटा, वैसे तो आपको इन फॉर्मूले के, देखो फॉर्मूला मेरा 100% है, रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप इतना सोच रही हैं तो उसके अभी मैं जवाब देता हूं आपको। ये 2 me है। सही है, तो आप कह रही एनर्जी अगर जूल में होगा ना तो फ्री चार्ज की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना तो 1.6 10⁻⁻19 लगाओगे इसमें जी इलेक्ट्रॉन जी वोल्ट को जूल बनाने के लिए, तो आ गया ये। जी। भाई सही है यही सर। वैल्यू तो चार्ज की होती है, लेकिन इसमें इसमें हमें जाना ही नहीं है ना, मैंने आपको आइडियल फॉर्मूला बना दिया है, 100% रिजल्ट आएगा, आप इस बात से बेफिक्र रहें, दुनिया भर की किताब से सवाल लेकर आए। ठीक है, थैंक यू। मैंने तमाम चीजें सोची हुई है फॉर्मूले बनाते वक्त। आगे बात करें जी बेटा, बोलें। सर अस्सलाम वालेकुम। शाम जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम अगर कोई वैल्यू डिवाइड करते हैं और डोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होती है, जैसे 1/8 है, हाँ सही है। 8 1 से बड़ा है, तो हम लोग जब करते थे अगर नीचे वैल्यू बड़ी है तो हम ऊपर जीरो लगाकर अंश में हाँ सबसे एक पहले वो भी जीरो होता है, लगाते थे। जैसे 5 में तो मैंने बताया था वो उस तरीके से जी भी अगर सर। आप कर सकते हो तो कर लें, बालूकात हम नहीं कर सक रहे होते हैं, उससे भी एक तरीके से आपके पास हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 10 सपोज कर लिया, फिर यस उसको सर। आपने 2 के टेबल में 5 लिया और नीचे 4 ले लिया, तो 5/4 तकरीबन जो है वो 0 पॉइंट सही 1 2 के बराबर है। तो सर अगर हमने अगर वैल्यू 10 लगाने के लेकिन बाद हमने अगर उसे जीरो तो थ्री सपोज थ्री किया बार है ना, डिवाइड कर।
जी या सर, इससे सपोज करने की बात कर रही हाँ, हूँ। या इस तरीके से आप जो है वो यूं भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, सही है ना। लेकिन मुझे बस ये पूछना है कि अगर हमने एक बार जीरो लगा दिया और फिर भी वैल्यू कट रही हो, ऊपर बढ़ी हो, तो हम लोग बार बार जीरो एक तो और नहीं एक जीरो लगाएंगे? लगा सकते हैं, एक और एक जीरो लगा सकते हैं, फिर आखिरी में हमें ये याद रखना है कि उतना ही पॉइंट लगाना है, सही है। चलें ठीक है सर। मैं ये कैलकुलेशन एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, बाद बच्चे कह रहे हैं, एक मिनट देखिएगा। देखो बच्चों, ये आपने रूट निकालते हुए इसका रूट निकाला 2.4, इसका आधा निकाल दिया, सही है। इस पॉइंट को बैलेंस कर दिया, सही है। तो 3/24 1/8 हो गया। 1/8 की डिविजन्स मैंने ये की है, सही है। तो 10 की पावर -9 है। ये पॉइंट अगर इधर ले जाए एक अदद के बाद, तो एक माइनस का 1 बढ़ जाएगा। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाऊं तो एक बढ़ेगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए आपके पास 1.2 10 की पावर, एक बच्चे जैसे करा दें। सही बेटा, 2327 मैंने रिपीट किया है। जी बेटा बोले, हो गया, हो गया सबसे सही है। अस्सलाम वालेकुम आसान जी बोले। सर, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन थी चैप्टर 19 के हिसाब से ना। वो आपने जो हमें बीटा एमिशन वाले न्यूमेरिकल्स करवाए थे, उसमें जी आपने बोला था कि अगर अब बीटा पॉजिटिव एमिट होगा तो हम जेड में से -1 करेंगे, जी और जब बीटा नेगेटिव होगा तो हम +1 प्लस करेंगे। करें। लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में जो आप मतलब वर्कशीट है, उसमें खाली मतलब उसमें ये नहीं बताया हुआ हमें कि बीटा पॉजिटिव हो रहा है, बीटा हमेशा बीटा, नेगेटिव है। देखें कुछ भी नहीं बताएंगे, हमेशा बीटा नेगेटिव की वर्किंग करेंगे। पहली वाली इक्वेशन, मतलब जब ओके, पहली मतलब हम इक्वेशन, +1 करेंगे हमेशा। दूसरी इक्वेशन बताया जाएगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हमेशा पहली इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो प्लस वाला है, z+1। ओके चलिए, ओके सर, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। सही है बच्चों, तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। हो गया, सही है बच्चों, मैं आज यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। रूट की बातें आगे भी चलेंगे स्टूडेंट, अब से आप टेंशन नहीं लें। रूट इंशाल्लाह आगे भी हम और करेंगे। यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, इसलिए हमने रूट की वैल्यू जो है वो 2.4 लिया। कि देखें, आपको एक बात तो समझ में आ गया ना कि 2 से कम